हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट और हाइपोवोलीमिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट और हाइपोवोलीमिया। सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट या फिर हाइपोवोलीमिया क्या होता है, नेम से ही क्लियर है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट मीन्स हमारी बॉडी में जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो गया है, दैट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। हाइपोवोलीमिया, हाइपो का मतलब होता है लेस या कमी, एंड वोलीमिया का मतलब है ब्लड वॉल्यूम। सो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। सो अब हम एग्जैक्टली पढ़ते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट या फिर हाइपोवोलीमिया क्या होता है। सो डेफिनेशन क्या है, hypovolemia occurs when loss of extracellular fluid volume exceeds the intake of fluid। सो जितना हम इनटेक कर रहे हैं फ्लूइड का, जितना भी हम अपनी बॉडी में फ्लूइड डाल रहे हैं, उससे ही ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी फ्लूइड को लॉस कर रही है। एंड कौन से फ्लूइड को? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। सो सिंपली हाइपोवोलीमिया या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट FVD क्या होता है कि इनटेक हमारा फ्लूइड का कम है एज कंपेयर टू जो लॉस हो रहा है फ्लूइड बॉडी से। सो सिंपली जितना हम इनटेक ले रहे हैं, जितना हम फ्लूइड अपनी बॉडी में ले रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी फ्लूइड को बाहर निकाल रही है। कौन सा फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब हाइपोवोलीमिया में क्या होगा, बोथ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस टुगेदर। सो जब हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी साथ में ही हमारी बॉडी से बाहर जाएंगे फ्लूइड के साथ। सो इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड दोनों हमारी बॉडी से लॉस होगा, जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक फैशन। सो आइसोटोनिक फैशन में क्या होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही हमारी बॉडी से लॉस हो जाएंगे, मीन्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रेशो सेम रहेगी। अब हाइपोवोलीमिया, मैंने क्या बताया कि हाइपोवोलीमिया क्या है, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस हो जाना, और इसका जो वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है, ये एक्सीड हो जाएगा, मतलब इनटेक से ज़्यादा होगा। जितना इनटेक हम ले रहे हैं फ्लूइड का, उससे ज़्यादा होगा लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, हमें हाइपोवोलीमिया और डिहाइड्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना। डिहाइड्रेशन में सिर्फ फ्लूइड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं होते। लेकिन हाइपोवोलीमिया में क्या होगा, फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी हमारी बॉडी से लॉस होंगे। डिहाइड्रेशन में सिर्फ फ्लूइड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन में। लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट या फिर हाइपोवोलीमिया में सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, जितना फ्लूइड लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से साथ में ही लॉस होगा। नाउ इसके अदर नेम्स क्या हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट दैट इज FVD, हाइपोवोलीमिया, वॉल्यूम डिप्लीशन भी इसको बोलते हैं क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कम, ओलिगीमिया, ओलिगीमिया भी बोलते हैं, दैट इज हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। नाउ अब इसमें बार बार वर्ड आ रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारी बॉडी से लॉस हो गया है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर ECF क्या होता है, फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स। सो ये डायग्राम में ये हमारे सेल्स हैं, राइट और सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। सेल्स के जो बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है सेल्स के बाहर, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इस फ्लूइड में क्या होता है, इसमें सोडियम होता है, क्लोराइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, प्लस जो भी सेल का वेस्ट होता है, सेल्यूलर वेस्ट। सो ये सारी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी है, सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, राइट और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो भी सेल्यूलर वेस्ट है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है ECF में। तो ECF 3 टाइप्स का होता है, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा होता है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, एंड तीसरा होता है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। सो फर्स्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जो भी सेल के बाहर स्पेस प्रेजेंट है। सो ये सेल्स के बाहर ये स्पेस प्रेजेंट है, राइट और इस स्पेस में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दूसरा फ्लूइड होता है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। सो इंट्रावस्कुलर क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है, राइट सो इस वेसल में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड।
सो वेसल के अंदर जो फ्लूइड है वो है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, और वेसल के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? हमारा प्लाज्मा। सो प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। सो ये हमारा प्लाज्मा जो है ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। नाउ थर्ड थिंग इज ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है? सो जो भी हमारी बॉडी में कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रेन, सो ब्रेन में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? CSF। CSF इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हमारे गट जो GI ट्रैक है उसमें जो सिक्रीशंस प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक जूसेस है या फिर और भी जूसेस है, वो क्या है? ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। हमारे साइनोवियल जॉइंट, सो जॉइंट्स है जो उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो भी एक कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, सो वो भी हमारा ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। सो ट्रांससेल्युलर फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारे कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, जॉइंट्स में, GI ट्रैक में। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट या फिर हाइपोवोलीमिया अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो लॉस होने लग जाता है। इतना लॉस होने लग जाता है कि इतना तो हम इंटेक भी नहीं कर रहे, इंटेक हमारा फ्लूइड का कम है, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी ने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को लॉस कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, एंड साथ में ही उसके इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं। नाउ इसके कॉजेज पढ़ लेते हैं कि हाइपोवोलीमिया या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट क्यों होता है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। सो FVD दैट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। सो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से बॉडी फ्लूइड्स लॉस होते हैं एंड अकर्स मोर रैपिडली व्हेन कपल्ड विद डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है और साथ ही हम फ्लूइड इनटेक भी कम ले रहे हैं, फ्लूइड इनटेक हमारा कम है और बॉडी से लॉस भी हो रहा है फ्लूइड, तो FVD जल्दी होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट जल्दी हो जाता है। इसके रिजल्ट्स जो हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो है जल्दी देखने को मिलते हैं। नाउ ऑब्वियस कॉज जो है हाइपोवोलीमिया के क्या है? सबसे फर्स्ट है एबनॉर्मल फ्लूइड लॉस। सो हमारी बॉडी से एबनॉर्मली फ्लूइड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है। किस किस कंडीशन में हो सकता है? एक है ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स। अगर कोई भी ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या होता है? बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है। सेकेंड थिंग इज एक्सटेंसिव वॉमिटिंग। अगर हम बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से फ्लूइड भी लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी साथ में लॉस होते हैं। सीवियर डायरिया में भी सेम कंडीशन है, बहुत ज़्यादा डायरिया है तो फ्लूइड भी लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी। GI सक्शनिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जब सक्शनिंग करते हैं तो एक्सेसिव सक्शनिंग से भी फ्लूइड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे, सॉल्ट्स भी लॉस होंगे एंड फ्लूइड भी लॉस होगा। इंटरनल ब्लीडिंग एंड डिहाइड्रेशन, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हैमरेज हो रहा है और डिहाइड्रेशन भी है साथ में, तो भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो सकता है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है हमारी बॉडी में तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो सकता है। ड्रेनेज हो रही है, कहाँ से हो रही है? वुंड या फिर फिस्टुला से ड्रेनेज हो रही है, कंटिन्यूसली ड्रेनेज हो जा रही है एंड पता नहीं लग रहा, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो सकता है। बर्न्स में क्या होता है? जब बर्न हो जाती है बॉडी या फिर बॉडी का कोई पार्ट, तो वहाँ से फ्लूइड लॉस होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं। डायूरेटिक थेरेपी, अगर आप कंटिन्यूसली डायूरेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो डायूरेटिक्स से क्या होगा? एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस होगा एंड आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होती है? डिक्रीज इनटेक। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से। सेकेंड कंडीशन है हम इनटेक कम ले रहे हैं, तो इनटेक जो फ्लूइड का है वो कब हमारा डिक्रीज होगा? नोजिया में। नोजिया में क्या होगा? हमें दिल ही नहीं करेगा कुछ भी लेने का मुंह से। सो अगर हम माउथ से कुछ भी नहीं ले रहे, अपने इनटेक ही नहीं ले रहे, तो भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो सकता है। पुअर इनटेक ऑफ फ्लूइड, आप फ्लूइड्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म NPO, नील पर माउथ या फिर नथिंग पर माउथ, जब हम अपने माउथ से कुछ नहीं लेते, नथिंग पर ओरल या फिर नील पर ओरल, तो हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट के रिस्क पर हैं। देन है फीवर में भी हमारा जो फ्लूइड है वो लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं। देन आता है एडिशनल रिस्क फैक्टर्स। सो अदर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं या फिर अदर कोजेस कौन से हैं जो कि किसी डिसीज़ के कारण हो रहे हैं? हमारी बॉडी में कोई इलनेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है। सो फर्स्ट इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से निकलता है, सो एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस होता है।
इसका मतलब एक्सेस वाटर हमारी बॉडी से लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ADH है दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, सो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन में इम्पेयरनेस आने से, उसमें अफेक्ट पड़ने से हमारी बॉडी का जो वाटर है वो एक्सेसिवली लॉस होता है, एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस होता है। सो ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारे फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज एड्रीनल इनसफिशिएंसी। सो एड्रीनल ग्लैंड से जब एल्डोस्टेरॉन कम प्रोड्यूस होगा, इनसफिशिएंट प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं एड्रीनल इनसफिशिएंसी। सो एल्डोस्टेरॉन भी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की तरह ही हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। जब एल्डोस्टेरॉन कम हो गया हमारी बॉडी में तो एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा हमारी बॉडी से जो वाटर है वो प्रोड्यूस बाहर निकलता है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वाटर रिटेंशन करके रखता है। और जब एल्डोस्टेरॉन इनसफिशिएंटली प्रोड्यूस होगा तो वाटर हमारी बॉडी से लॉस होगा, साथ में ही सोडियम भी हमारी बॉडी से लॉस होगा। मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों हमारी बॉडी से लॉस होंगे। थर्ड थिंग इज ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस में हमारी बॉडी से एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि हमारे जो किडनी के ट्यूब्यूल्स है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज या फिर यूरिया, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो ग्लूकोज और यूरिया क्या करते हैं, यूरिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं, एक्सेसिव वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सेसिव यूरिन हमारी बॉडी से रिलीज होता है एंड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो जाता है। नेक्स्ट इज हैमरेज। हैमरेज इज इंटरनल ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो सकता है। कोमा में भी चांसेस है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो सकता है, क्योंकि कोमा में भी हमारा जो इंटेक है वो डिक्रीज हो जाता है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या अराइज हो सकती हैं अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो गया है। सो व्हेन समवन लूजेज अबाउट 20% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, अगर हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 20% लॉस हो गया है, 20% ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, दैट इज 1/5 ऑफ ब्लड वॉल्यूम, तो हमारी बॉडी में एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइपोवोलीमिक शॉक। दैट इज हाइपोवोलीमिक शॉक हो सकता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट की वजह से। सो हाइपोवोलीमिक शॉक क्या होता है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ड्यूरिंग विच ऑर्गन्स लर्न टू फेल ड्यू टू रिड्यूस ब्लड एंड ऑक्सीजन लेवल। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, इसका मतलब हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन, हार्ट, जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोवोलीमिक शॉक। नाउ पैथोफिजियोलॉजी हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। सो फर्स्ट इज डिक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ब्लड रीचिंग द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली परफॉर्म देयर फंक्शन, अगर टिश्यूज को या फिर ऑर्गन्स को अच्छे से फंक्शन करना है तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ब्लड के थ्रू ही आती है। तो ब्लड ही जब टिश्यूज में अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, अ डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कैन लीड टू डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो जो हमारे ब्रेन है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से सिम्टम शो होंगे, हेडेक होगा, डिजीनेस आएगा, चक्कर आएगा। देन क्या होगा, बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। बैरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो भी हमारे वेसल्स में फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को सेंस करते हैं। सो अगर सर्कुलेटिंग फ्लूइड रिड्यूस हो गया है तो ये बैरोरिसेप्टर सेंस कर लेंगे और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देंगे। जब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारी बॉडी से रिलीज होंगे, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी। नाउ व्हाट इज पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन? जो हमारी पेरिफ्रीज हैं, साइड्स हैं हमारी बॉडी की, वहाँ की जो वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? इन ऑर्डर टू कंजर्व द सर्कुलेटिंग फ्लूइड फॉर वाइटल ऑर्गन टू सर्वाइव। जब वहाँ की वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो जो हमारे साइड ऑर्गन है उनको ब्लड अच्छे से नहीं जा पाएगा,
क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो मेन ऑर्गन है जैसे कि हमारा ब्रेन, हार्ट, किडनीज, उनको ब्लड चाहिए, उनको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए सर्वाइव करने के लिए। हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड चाहिए। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कहाँ होगी? पेरिफ्रीज में होगी, जो हमारे साइड्स हैं बॉडीज की वहां पर होंगी, जहां पर इतनी ब्लड की ज़रूरत नहीं है, क्यों? ताकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड जा सके। सो पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन के होने की वजह से क्या होगा? जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ है, हमारे लेग्स हैं, आर्म्स हैं, वो कोल्ड हो जाएंगी, ठंडी पड़ जाएंगी, पेल हो जाएंगी, येलोइश या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन में आ जाएंगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? लेस परफ्यूजन टू किडनी, क्योंकि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया है तो किडनीज के पास जो ब्लड वॉल्यूम है, फ्लूइड है, वो कम जाएगा, जिसकी वजह से ओलिगुरिया होगा, यूरिन का अमाउंट कम आएगा। नाउ इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे एफईडी की वजह से? सो एफईडी कैन डेवलप रैपिडली, और ये डिपेंड करता है साइन एंड सिम्टम की। माइल्ड है, अगर माइल्ड एफईडी है तो माइल्ड सिम्टम शो होंगे, मॉडरेट या फिर सीवियर है तो ज़्यादा सिम्टम, ज़्यादा सीवियर सिम्टम शो होंगे। तो डिपेंड करता है कि कितना फ्लूइड लॉस हुआ है हमारी बॉडी में। सो अगर माइल्ड है तो सबसे पहले थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगेगी, वेट लॉस होगा क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से। साइनोसिस सीवियर सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो गया हमारी बॉडी से एंड ऑर्गन्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है, दैट इज साइनोसिस। देन पुअर स्किन टर्गर, हमारी जो स्किन की जो इंटीग्रिटी है, स्किन का जो टेक्सचर है वो पुअर हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ड्राइनेस होगी स्किन में, दैट इज ड्राई स्किन एंड ड्राई माउथ। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। सो ये मेन सिम्टम है। ओलिग्यूरिया होगा, दैट इज 400 to 500 ml पर डे या फिर इससे भी कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। चेंज इन मेंटल स्टेटस, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन को, तो इसकी वजह से मेंटली हमारा जो स्टेटस है उसमें चेंज आएगा, बिहेवियरल चेंज आएंगे, कन्फ्यूजन होगा पर्सन को, डिजीनेस होगा। देन मसल वीकनेस एंड क्रैम्प, मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, मसल वीकनेस होगी एंड क्रैम्प्स भी होंगे। देन पोस्टुरल हाइपोटेंशन, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है तो हाइपोटेंशन होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, और स्पेशली पोस्टुरल हाइपोटेंशन, जैसे ही हम किसी सिटिंग पोजीशन में होंगे या लाइंग पोजीशन में होंगे एंड जैसे ही हम स्टैंड करेंगे, खड़े होंगे, तो हमारा जो हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। देन वीक एंड रैपिड हार्ट रेट हमारी रैपिड हो जाएगी बट वीक होगी, फीबल होगी, दैट इज टैकीकार्डिया जिसको बोलते हैं। देन चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन इसलिए होगा क्योंकि अब हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, हार्ट पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। देन डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, जो हमारा सेंट्रल वेन्स है, जो हमारी लार्जर वेन्स है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, उनमें जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा ब्लड का। देन हेडेक और डिजीनेस, ये हमारे ब्रेन पर जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एफईडी का, उसकी वजह से हेडेक और डिजीनेस होगा। कूल क्लेमी स्किन, कूल हो गई, ठंडी हो जाएगी हमारी स्किन, क्यों? क्योंकि पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या है? हमारी जो एक्सट्रीमिटीज की वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, सॉरी। देन सनकन आइज, हमारी आइज भी सनकन हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, और हमें रेस्टलेस भी फील होगा। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। सो अब असेसमेंट करनी है फर्स्ट हमको, नर्स भी कर सकती है, डॉक्टर भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं पेशेंट में। तो इसमें हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि स्किन की इंटीग्रिटी देखेंगे, आइज़ देखेंगे कैसी हो रही है, माउथ देखेंगे कैसा हो रहा है। सो जो भी हमने प्रीवियस सिम्टम्स पढ़े हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ी हैं, जैसे कि ड्राई माउथ, पुअर स्किन इंटीग्रिटी, सो ये सब ऑब्जर्वेशन या फिर असेसमेंट करेगा डॉक्टर या फिर नर्स पेशेंट में। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, अब डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या होगा? एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। सो क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो गया है एंड डिहाइड्रेशन हो गई है, हमारा जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो लॉस हुआ है। सेकेंड थिंग, जो हमारा रीनल परफ्यूजन है, जो किडनीज है उसको प्रॉपरली ब्लड नहीं जा पा रहा, इसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ब्लड में जो यूरिया नाइट्रोजन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 25 mg/dl से भी ज़्यादा हो जाएगा।
नेक्स्ट इज एलिवेटेड हिमेटोक्रिट लेवल। सो हिमेटोक्रिट लेवल क्या है, क्योंकि हमारी जो वेसल्स हैं, सो सपोज दिस इज आवर वेसल, ब्लड वेसल्स हैं, एंड इसमें जो फ्लूइड लॉस करा था वो तो निकल गया, वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट थे, जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट थे वेसल्स में, वो फ्लूइड तो कम हो गया और उनका लेवल ज़्यादा हो गया, राइट। पहले क्या था, फ्लूइड के अंदर वो फ्लो कर रहे थे, अब जो ब्लड सेल्स हैं उनका लेवल ज़्यादा हो गया, रेड ब्लड सेल्स का। इस वजह से क्या हो गया, हेमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज हो गया। तो कितना हो गया, ग्रेटर देन 55%, 55% से भी ज़्यादा हिमेटोक्रिट लेवल हो जाएगा, बिकॉज प्लाज्मा लॉस हो गया है वेसल से, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो एज इट इज़ ही पड़े हुए हैं, उनका वॉल्यूम अब ज़्यादा लग रहा है क्योंकि प्लाज्मा लॉस हुआ है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूरिन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि रीनल परफ्यूजन कम है, किडनीज को फ्लूइड नहीं जा रहा, तो किडनीज क्या करेगी, फ्लूइड को कंजर्व करने की कोशिश करेगी, कंजर्व करने का ट्राई करेगी, रिजर्व करेगी, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और दैट इज ग्रेटर देन 1.030, 1.030 से भी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की इंक्रीज हो जाएगी। नाउ दो कंडीशंस हो सकती हैं, हाइपोकेलीमिया, पोटेशियम का लेवल कम भी हो सकता है, हाइपरकेलीमिया, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज भी हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कम भी हो सकता है, सोडियम का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कम या ज़्यादा किस कंडीशन की वजह से होगा, हाइपोकेलीमिया होगा जब जीआई और रीनल लॉसेस होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर किडनी लॉसेस होंगे। हाइपरकेलीमिया होगा जब एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी। सो जो हमारा एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी तो हाइपरकेलीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल कब देखने को मिलेगा, जब थर्स्ट इंक्रीज होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और एडीएच रिलीज होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा जब इंक्रीज इंसेंसिबल लॉसेस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। सो लॉस ज़्यादा होगा और फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा, तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है, कितना डिग्री लॉस हुआ है फ्लूइड का, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। सो सबसे पहले जो हमारे गोल्स रहेंगे वो रहेगा एमरजेंसी रिसक्सिटेशन टू एश्योर एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। सो अगर एमरजेंसी केस है तो हम क्या करेंगे, रिसक्सिटेशन करेंगे, पेशेंट को एमरजेंसी रिसक्सिटेशन करेंगे, उसको फ्लूइड देंगे ताकि जो उसका टिश्यू परफ्यूजन है वो नॉर्मल हो सके। एंड फ्लूइड हमने कौन सा देना है, आइसोटोनिक फ्लूइड देने हैं जिसमें फ्लूइड भी हो साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो, क्योंकि दोनों हमारी बॉडी से लॉस हो रहे हैं। देन हिस्ट्री टू डिटेक्ट कोज ऑफ हाइपोवोलीमिया, अगर हमें कोज पता लग जाता है तो हम उसको इजिली ट्रीट कर सकते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन टू कंफर्म हाइपोवोलीमिया एंड टू असेस सीवियरिटी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि हाइपोवोलीमिया है और कितना सीवियर है ये। देन अगर माइल्ड हाइपोवोलीमिया है तो हम ऑरल फ्लूइड्स दे सकते हैं, ऑरल फ्लूइड से करेक्ट हो जाएगा। अगर मॉडरेट टू सीवियर हाइपोवोलीमिया है तो हम क्या करेंगे, आईवी थेरेपी देंगे। अब आईवी थेरेपी में मैंने क्या बोला, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिनमें फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे। तो ये कौन से, हमारे रिंगर लैक्टेट हो गया या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हम एडमिनिस्टर करेंगे। और 100 to 200 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन हम ओवर 15 मिनट्स देंगे। सो ये क्या है, हमारे क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन है। क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन क्या है, हमारे फ्लूइड्स हो गए साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को हैमरेज है, तो हम क्या देंगे, कोलॉइड सोल्यूशन देंगे जिसमें ब्लड होगा। सो ब्लड सोल्यूशन देंगे, अगर ज़्यादा है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा अगर वॉल्यूम डिप्लीशन ज़्यादा है, और अगर वॉल्यूम डिप्लीशन या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट क्रिस्टलॉइड से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर क्रिस्टलॉइड देने से, सॉल्यूशन देने से, आईवी सॉल्यूशन देने से पेशेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। देन हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि हमने टू प्रोवाइड फ्लूइड रैपिडली इनफ टू अटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमने इस तरह से फ्लूइड देना है, इतनी जल्दी देना है कि टिश्यू परफ्यूजन जल्दी हो जाए, टिश्यूज़ को जल्दी से फ्लूइड मिलने लग जाए, न्यूट्रिएंट्स मिलने लग जाए, ऑक्सीजन मिलने लग जाए, लेकिन हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं डालना, इतना भी जल्दी नहीं देना, इस तरह से देना है कि हमारे हार्ट पर कोई असर ना पड़े, हमारे वेसल्स पर कोई असर ना पड़े। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.